नमस्कार। डोगरी साहित्य में जब भी कहानी की बात की जाती है तो प्रथम पंक्ति के कहानीकारों में स्वर्गीय श्री बंधु शर्मा जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी हर कहानी मील पत्थर साबित हुई है डोगरी साहित्य में, और मील पत्थर नामक कहानी संग्रह पर श्री बंधु शर्मा जी को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी का पुरस्कार सन 2000 में प्राप्त हुआ। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं उनकी सुपुत्री रंजना शर्मा जी के साथ, जिन्होंने अपने परिवार और डोगरी संस्था के साथ मिलकर इस वर्ष से श्री बंधु शर्मा स्मृति पुरस्कार स्थापित किया है। रंजना मैडम, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसे कहानीकार श्री बंधु शर्मा, जो कि सभी कहानीकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी, उनकी स्मृति में आपने इस वर्ष से एक पुरस्कार स्थापित किया है। जी जी, वार्षिक पुरस्कार, जो हाल ही में कृष्णा शर्मा जी को उनके कहानी संग्रह कस्तूरी के लिए दिया गया। जी जी। तो इस पुरस्कार को स्थापित करने के पीछे क्या मकसद है? जी, ये पुरस्कार तो वैसे बहुत देर से हुआ, क्योंकि उनको इस दुनिया से गए हुए 24 वर्ष हो गए। ये हमारी सोच में बहुत पहले से ये चीज़ थी कि डोगरी को प्रमोट करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं, जो कि डोगरी संस्था काफ़ी हद तक वो काफ़ी जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, बट जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, अगर व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए। जी जी जी। और जैसे हम लोग, आपको पता ही है, जैसे मैं भी बाहर रहती हूँ शादी, लेकिन बाहर जाके आपको ये फीलिंग ज़्यादा आती है, आप दूर से ज़्यादा देख सकते हो कि अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी भाषा को प्रमोट करना, उस पर प्राउड फील करना, जड़ों के साथ जुड़ाव ज़्यादा मिस करता है इंसान। जी जी, और वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो इतना साहित्य लिखा गया है वो तो बह जाएगा, कहीं कोई पढ़ेगा नहीं, तो उसका हर चीज़ का ट्रांसलेशन भी ठीक नहीं है, उतना इसेंस ख़त्म हो जाता है। ओरिजिनल चाहिए। तो यही एक हमारी सोच थी। तो इस बार क्या हुआ कि डोगरी संस्था से हमने बात करके वो एक उनके वार्षिक पुरस्कार को स्थापित किया। जी जी। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूं कि ये पुरस्कार हर वर्ष पिछले 5 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कृति, कहानी संग्रह या उपन्यास पे दिया जाएगा डोगरी लेखक को। आपके पिता की जो शुरुआत है बेसिकली शास्त्रीय संगीत से हुई, क्योंकि आपके दादा जो है जगदीश शर्मा जी, उनके पिता बंधु शर्मा जी के पिता बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं जी। और वो आपके घरों में तो अक्सर जमावड़ा लगा रहता था जी। मैं आपको शास्त्रीय गायकों का, शास्त्रीय संगीत बजाने वालों का। जी हाँ, जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं ऐसे लगता है जैसे फेरी टेल्स हों, बट ये सच्ची बात है। जो मेरे दादाजी थे वो बहुत शहर में बहुत माने हुए तबला प्लेयर थे, और सारंगी, जो कि उस टाइम कोई नहीं बजाता था, सारंगी का भी वो मास्टर थे। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाया भी है, तबला उन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाया है। और उनके घर में बहुत बड़े, जैसे पंडित रविशंकर जी, उनके बड़े भाई उदय शंकर जी, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, उस्ताद अल्लाह रखा, अरे बहुत बड़े नाम है। और उनके घर में बहुत आना जाना था, और बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं और जो आप सुने और बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। उस माहौल में मेरे पिताजी का जब पालन पोषण हो रहा था, वो बड़े हो रहे थे, तो ये स्वाभाविक था कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की, उनकी एक बहुत सुंदर सी फोटो भी है जहाँ पे वो एक ध्यान लगा रहे हैं, और शास्त्रीय संगीत की तरह। शास्त्रीय संगीत क्योंकि मेडिटेशन है ना बेसिकली। जी जी जी। तो मैं दर्शकों से एक बात और साझी करता चलूँ कि बंधु शर्मा जो एक कहानीकार के तौर पर स्थापित हस्ताक्षर हैं डोगरी साहित्य में, लेकिन वह शास्त्रीय संगीत में अप्रूव्ड कलाकार थे। आकाशवाणी लाइट म्यूजिक देखिए, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनका शास्त्रीय संगीत उन्होंने थोड़ा सीखा, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो गजल्स, जैसे बेगम अख्तर की गजल्स सुनना, और बाकी लोगों की मेहंदी है, बेस वही रहा, लेकिन लाइट म्यूजिक तरफ माइल हो गए। तो उनका वो अपने पिताजी के साथ, जैसे बड़े लोग कहते हैं कि नहीं शास्त्रीय संगीत ही है, और उनके बंदिशों में बांधना चाहते हैं। और उनके पिताजी ने एक बात मैं सोचती हूँ वो अच्छी भी कही, उन्होंने बोला कि अगर इस चीज़ में प्रोफेशन में करना है संगीत को, तो आपको फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नीचे स्तर पे गाएंगे तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। उस ज़माने में सोसाइटी में इन चीज़ों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, अनलेस कि आप बहुत अच्छे मास्टर हों।
तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने शिक्षा दी। तो फिर और कई मजबूरियों के चलते फिर उन्होंने म्यूज़िक छोड़ना पड़ा उनको, लेकिन छोड़ना पड़ा मतलब गाना छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत तक लगाव वो तो वही रहा। लगाव तो बहुत रहा, बहुत क्योंकि उनकी एक किताब सुरों पे भी है, सुर तरती दे, सुर तरती दे नामक और एक उसमें जो 2 लेख निबंध है हैं, उनके। हाँ बहुत सुंदर निबंध है। हाल ही में दोबारा मैं पढ़ती हूँ ये भाख जो पाक जिसे पाक जो एक जिसी डोगरी गीतें दा सिरमौर आख्या जाता है। सिरमौर ऐसे और लुप्त होंदी कला है। बोला है डुग्गर धरती दी अंबड़ी, बिल्कुल। ये जो लोक संगीत है, जो डुग्गर, ये है डुग्गर जड़ी है, इस धरती दी अंबड़ी है। तो आप साक्षी रही हैं जब बंधु शर्मा जी ने संगीत के साथ साथ साहित्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। साक्षी मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि मैंने सुना है कि जब मैं पैदा ही हुई थी तो उसके पहले से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया होगा, बट वो आपको पता है वो थोड़ा हेजिटेशन वाले व्यक्ति थे, इतना बड़े ज़्यादा सौम्य व्यक्तित्व हाँ, के जब मालिक। तक उनको पता ना चले कि बहुत अच्छा या 4 लोग कहना दें तो उनको वो यकीन नहीं होता होगा। तो जो उनकी पब्लिश्ड पहली कहानी है वो उर्दू में थी, एक तल्ख हकीकत, वो एक कहानी है जो मैंने नहीं पढ़ी हुई। अच्छा। उसके बाद उनके जैसे हमारे मोहल्ले में कितने दिग्गज कलाकार थे, ये वही हेजिटेशन है ना। हाँ। क्योंकि उनके पिता हैं जगदीश शर्मा जी। जी उनके सानिध्य में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने आप कोई भी कृति चाहे संगीत की हो या साहित्य की हो, पेश करते हुए थोड़ी झिझक तो होती है। झिझक होती है क्योंकि उनके पिताजी क्योंकि राजगुरु थे, तो उनका बहुत बड़ा नाम था, तो उस माहौल में उनको फिर वही था कि जो थोड़ी परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन आनी तो चाहिए लोगों तक पहुंचे। तो उनका जब साथ, जैसे हमारे मोहल्ले में बड़े साहित्यकार दीनू भाई पंत जी थे, रामनाथ शास्त्री हमारे मतलब रिश्तेदार गढ़ है। हाँ। जो आपका घर है सांस्कृतिक विरासत का गढ़ है, मुबारक मंडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उनको एनकरेज किया, भाई आप हिंदी डोगरी में लिखिए। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने डोगरी में ही लिखना शुरू कर दिया। डोगरी में बंधु शर्मा जी के 3 कहानी संग्रह है जी, परशामे, कींगरे और मील पत्थर। बेशक मील पत्थर उनका कहानी संग्रह का टाइटल है, लेकिन तीनों ही किताबें और हर कहानी अपने आप में मील पत्थर साबित हुई है डोगरी साहित्य को शीर्ष तक ले जाने में। जी। मैं दर्शकों के साथ एक बात और साझी कर दूं कि एक कहानीकार तो बहुत अच्छे थे बंधु शर्मा जी, लेकिन सभी को प्रेरित भी करते थे। एक संस्मरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं नाटक किया करता था, तो मुबारक मंडी के पास ही मोती बाज़ार रहता है जी। मोती बाज़ार में एक चेतना टी स्टॉल जी, अभी हिस्टोरिकल एक प्लेस रहा है, क्योंकि सारे कलाकार वहाँ पर बैठते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे, डिस्कस करते थे। तो बंधु शर्मा जी शाम की सैर करते हुए मोती बाज़ार से गुजरते थे। उन दिनों डोगरी टाइम्स में कहानियाँ छपा करती थी डोगरी की, तो मैं भी लिखता था शुरुआती दौर में। जी। तो मुझे बुलाते थे अंदर। अच्छा। अंदर से बाहर बुलाते थे, फिर पूरी कहानी डिस्कस करते थे, प्रेरित करते थे। कभी नहीं कहा उन्होंने कि इस कहानी में ये खामी है। मैं कहता था उनको, मैंने कहा सर अभी मैं जवान हूँ तो कहानी में रोमांटिक ज़्यादापन है, तो वो कहते थे ये भी दौर के साथ परिपक्व होता चला जाएगा। हाँ, ये हमें उस समय नहीं पता चला, पर अब मैं सोचती हूँ ये उनका ना एक साइकोलॉजी की तरफ बहुत, हाँ, उनको जानते थे बच्चों की साइकोलॉजी। जैसे हम सारे बच्चे, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सारे बच्चे उनसे बहुत ऐसे लगता था कि बहुत क्लोज हैं, बहुत बातें करते हैं, और वो छोटे से छोटे बच्चे की भी बात सुन के उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस, जैसे एक लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बच्चा बन जाता, बच्चे के साथ बच्चे की बात को इम्पोर्टेंस देना कि हाँ तुम भी ठीक ही कह रहे हो। और उसका जैसे उनके ये अज्ञातवासी कहानी थी, वो लास्ट में, खैर मैं उस समय कॉलेज में थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उनको थोड़ा सा आर्थराइटिस सेटन होने लगा था ये फिंगर्स में, तो उस समय वो लिखने के बजाय फिर उन्होंने मुझे डिक्टेट किया वो कहानी, जो लास्ट की 2-3 कहानी उन्होंने मुझे डिक्टेट की, क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर उस समय जब वो अज्ञातवासी का पहले उन्होंने रखा था अपराध बोध। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जबकि मेरा कोई साहित्य की तरफ पढ़ने से लिखना नहीं मुझे आता, बस पढ़ते थे, वो मुझे बहुत शौक था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम्हें अपराध बोध ठीक लग रहा है या अज्ञातवासी ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि डोगरी में अज्ञातवासी बेटर है, अपराध बोध थोड़ा ज़्यादा हिंदी का शब्द लगता है, तो उन्होंने अज्ञातवासी, फिर शायद किसी ट्रांसलेशन में उनका अपराध बोध भी है। अच्छा। उसका टाइटल। तो वो एक हर चीज़ को इम्पोर्टेंस कि आपको लगता है कि आप उन्हीं के लेवल पे बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आज हम भी अपने बच्चों के साथ शायद ऐसे नहीं बात करते हैं। आपसे मैं एक सीक्रेट जानना चाहूँगा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि अच्छे साहित्य के सृजन में
बहुत वक्त लगता है, स्टडी करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स स्टडी करना पड़ता है, साहित्य पढ़ना पड़ता है। तो आपके पिता क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, तो उनकी साहित्य सृजन कैसे हुआ करता था? क्या आपके घर में किताबों का भंडार रहता था, वो किताबों में गुम रहते थे? हाँ। तो क्या टाइमिंग थी लिखने की, हाँ, जब वो अच्छा साहित्य रच पाते थे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इस मामले में शायद वो लकी भी थे, क्योंकि आपको पता है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे और 6 महीने श्रीनगर रहते थे, 6 महीने जम्मू। तो वातावरण दोनों तरफ का। हाँ, तो हम छोटे जब थे तब तो हम जाते थे श्रीनगर, और लेकिन जब स्कूल शुरू हुआ बहुत जल्दी, 3 साल से ही स्कूल, तो थोड़ी क्लासेस तक तो रहते थे, लेकिन बाद में फिर मेरी मदर जम्मू में ही रहती थी, छुट्टियों में जा सकते। हाँ, तो फिर वो अकेले रहते थे। अच्छा। तो इस वजह से भी उनको शायद बहुत समय मिला, हमने उनको लिखते हुए कम देखा है। लेकिन यहाँ पे जो मुबारक मंडी में भी जो उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट का ऑफिस था, अगर अब पता नहीं कैसा है, उस समय एक दीवार थी वो टूटी हुई थी उनके कोर्ट यार्ड में जैसे ना, और उसका पूरा व्यू तवी का था। अच्छा। और वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठ जाए और वो ना लिखे, मतलब वो बहुत सुंदर जी 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 जी। तो उनको वो वाले माहौल, फिर उनका क्या था कि इमेजिनेशन ऐसी थी, जैसे हमें भी जो बचपन में कहानी रग्गो बाबा, और रग्गो बाबा किसी रानी की दहेज में आया हुआ एक भूत था। अच्छा। हाँ, जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करता हाँ, है। जो कि नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा। जम्मू के सारे लोग मानते हैं इस बात को कि जो इसको रग्गो उन्होंने बाबा कहानी था, में पिरोया। नहीं, ये कहानी ये बनी हुई है, ये अच्छा, बनी हुई है। बल्कि रघु बाबा का जो नौकर था वो कुरको था। अच्छा। वो ह्यूमन बीइंग था, मतलब ही वाज अगली ह्यूमन बीइंग। तो वो हमारे घर में आया हुआ है, मतलब वो आता था। अच्छा। और ये माना जाता कि जो राजमहल से 2 थालियां खाना जाता था। अच्छा। जो कि एक कुरको खाता था और एक रघु बाबा, जो किसी ने देखा नहीं हुआ। अच्छा। ये जम्मू की जो पुरानी फैमिलीज है, सबको पता है कि रघु बाबा एक रानी के दहेज में आया हुआ भूत है। अच्छा। और भूत का भी एक आगे नौकर है कुरको। तो दोनों को खाना देना ही देना दोनों को खाना देना है। और अगर पता नहीं उस जमाने में ऐसा मानते थे कि जहाँ, क्योंकि राजा थे, हरि सिंह थे ना बाद में, तो मंडी से जो भी जाएगा वो चाहे मेल हो या फीमेल, सर ढक के जाएगा। अच्छा। आदर सूद। तो अगर अब ये पता नहीं कितनी बात सच है, तो कहते कि अगर कोई ऐसे गया है विदाउट सर ढके तो उसको थप्पड़ पड़ता था रघु बाबे से। अच्छा। तो अब ये तो नहीं फोक्स हैं। हाँ, ये फोक्स हैं। बट इस तरह की कहानियाँ, फिर जैसे मंडी के शहतूत के बूटे, फिर ये फवारे, उनको ऐसे पैरट्स, जो ये तोते वाली ड्योडी थी, उसमें बहुत, ये तो हमने देखे हुए हैं, ये हमने बचपन में देखा। आपका घर हेरिटेज कम्प्लेक्स में माना जाता है। जी, क्योंकि मुबारक मंडी पूरा का पूरा ही हेरिटेज कम्प्लेक्स है। जी। आप बाहर रहती हैं जी। जब आपने देखा तो अच्छी खासी स्थिति में था जी, मुबारक मंडी। बहुत अच्छा। हालांकि गिर रहे थे वो गोल घर के पत्थर, गोल गिर घर रहे जल थे, गया था, गोल घर जल गया था, पत्थर गिर रहे थे, खंडर बन रहे थे। अभी आप जब आई हैं तो मुबारक मंडी को खंडहर में बदलते हुए देखना बहुत कैसी त्रासदी? बहुत तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है। मतलब मेरी मम्मी और बाकी लोग भी मोहल्ले के बहुत तंग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने, अगर कुछ रील्स भी बने हुए थे, ये किसी मीडिया ने भी किया था जब इन्होंने मंडी में आकर प्रोटेस्ट भी किया, बट कोई सुनने वाला था नहीं। मैं पता क्यों पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके उस कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े साहित्यकार हुए, संगीतकार हुए, उन्होंने हर बार कहा कि हमें जो प्रेरणा मिली है इसी वातावरण से मिली है। अब आज की पीढ़ी को वह खंडहर कहाँ तक प्रेरित कर पाएंगे साहित्य सृजन के लिए, संगीत में कुछ नयापन लाने के लिए? अब देखिए, अब 2008 में काम शुरू हुआ था, 16 वर्ष बीत चुके और इस समय मंडी का बुरा हाल है। बट एटलीस्ट थोड़ा सा काम अब लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन अभी इसको बहुत वर्ष लगेंगे, क्योंकि इतने बड़े महल हैं। अब उसकी जो अच्छा, ये यहाँ देख रेख भी वार स्केल पे नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, रेनोवेशन उस लेवल पे नहीं। मतलब मैं गवर्नमेंट का तो चलो है ही, हाथ होता ही है कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या कुछ, लेकिन सिविक सेंस नहीं है लोगों में, बिकॉज सारे लोग इतना गंद डालते हैं। नेशनल कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होते हुए भी आप कचरा फेंको या डॉग को लेके आओ, ये सब चीज़ें मंडी में। और जब हम छोटे थे मंडी में, मतलब वो जो मंडी की ड्यूटी है ना, ऐसे लगता था गर्मी में, जून के महीने में 10 AC जैसे चला दिए ना, उतनी ठंडी हवा, और काफ़ी बैगर्स वगैरह या कुछ ऐसे साफ़ सुथरे, एकदम साफ़ सुथरी, क्योंकि शायद गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी वहाँ पे, हाई कोर्ट थी,
तो वो सेंसिबिलिटीज नहीं थी। हाँ, आपके कहना बिल्कुल सत्य है कि जी, जी। सेंसिबिलिटीज टुवर्ड्स अवर अस्तित्व के बिल्कुल। प्रति और नहीं जैसे ही देखने मंडी को में मिलता है। शाम को जाओ तो जेम ऑफ द पर्सन्स, मतलब आप शहर के चक्कर जो लगा रहे मानी होते। ग्रामी लिटरेरी ग्रुप चक्कर लगा रहे होते थे। गढ़ है ना, तभी जी, तो कहते हैं जी, मुबारक जी, मंडी जी। गढ़ है। जी 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 अस्तित्व की जब भी बात की जाती है तो भाषा आती है, संस्कृति आती है, विरासत आती है। जी जहाँ जम्मू में बैठकर हम अक्सर चिंतक बनने का दम भरते हैं। जी मैं ढोंग नहीं कहूँगा इसको, हाँ ज़्यादा चिंतक होने का दिखावा करते हैं, जी लेकिन वास्तव में धरातल पर जो किया जाना चाहिए, जी क्या किया जा रहा है, वहीं अगर इसको हम कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर लें, आप बाहर रहती हैं तो बहुत शुद्ध डोगरी बोलती हैं, तो बाहर की परिस्थितियाँ क्या हैं? जहाँ पे मैं रहती हूँ, ओमान में मैं रहती हूँ, वहाँ पे वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आप देखिए मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमें भरा ना अंग्रेज़ों ने, वो जा नहीं रहा, अच्छा, उनमें नहीं है। वो अपनी ही एक भाषा। मेल मेंबर सब वो डिश डाशा पहनते हैं उसको वाइट कलर का, और लेडीज़ बुर्का या जो भी, हालांकि बहुत फैशनेबल लेडीज़ भी हैं, लेकिन उनमें इसको लेकर अपने कल्चर के प्रति इन्फीरियरिटी, हीन भावना जो भरी हुई है ना, नहीं वो है। नहीं है। हमारे एक तो ओवरऑल देश में ही एक 200 साल का जो एक गैप पड़ा हुआ है अपने कल्चर के प्रति, बिल्कुल हम उदासीनता। हाँ उदासीनता है कि ये चीज़ ख़राब ही है, बिकॉज जब तक वो अंग्रेज़ों से सर्टिफाइड होके नहीं आए। अब जैसे हम शेल्फ में देखते टर्मरिक लाटे ये वो, और हम लोग कब से ये हल्दी और काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं, बट अब जब अमेरिका से अप्रूव हो गया तो सारी दुनिया उसी पे चली जाती है। इनफैक्ट योगा जो वो ऐसा हुआ, आयुर्वेद, हाँ, योगा। हम में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है एज ए कंट्री ऑल्सो। फिर जम्मू जैसी जो छोटी स्टेट जहाँ पे एक तरफ कश्मीरी कल्चर था स्ट्रॉन्ग, उसकी domination। दूसरी तरफ पंजाबी कल्चर था वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी लाउड, तो ऐसे माहौल में जम्मू वालों का बेचारों का हीन भावना से भरना, मतलब वो पहला हमारा कल्चर बहुत सादा, बहुत सिंपल। अब जैसे शादियाँ होती हैं तो मतलब छोटे छोटे फंक्शंस जिसमें कोई इतना खर्चा नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत है, रस बहुत है, परंपराएं बहुत हैं। तो उन चीज़ों को जो हम याद करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग कहीं खोते ही जा रहे हैं, बल्कि खो ही गए हैं। अब जब वो मैं दुकानदार से भी बात करती हूँ, मैं चाहे डोगरी में ही बात करूँ, वो हिंदी में ही जवाब देता है। तो अपनी भाषा के प्रति इतनी उदासीनता, और ये चीज़ें नहीं होती जब तक कि या तो आप स्कूल लेवल पे कुछ शुरू करो, और ये गलत है। काफ़ी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं एक्सेंट ख़राब होता है। 5 साल तक का बच्चा 4-5 भाषाएं आराम से सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पेरेंट्स को भी बेचारों को इतना पता नहीं होता, इसलिए ये स्कूल लेवल पे ही शुरू होता है, तभी होगा। या फिर अब मैं हैरान हूँ, कल हमने इतना बड़ा फंक्शन किया और जम्मू यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा जो MA कर रहा है या PhD कोई नहीं आया। अच्छा। मैं मतलब बहुत हैरान और बहुत दुख है मुझे इस बात का कि भाई उनको तो इंटरेस्ट हो जो पढ़ रहे हैं वो चीज़। बिल्कुल। और मैं ये डोगरी संस्था का पेज में फॉलो करती हूँ, उसमें वो लोग काफ़ी अच्छा करते ही रहते हैं। जैसे ग्रामर के कोई वर्कशॉप करवाया था, और वो बच्चे हालांकि डोगरी के स्टूडेंट्स होने के बावजूद उनका एक्सेंट था ही नहीं डोगरी में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत चुभती है, बहुत चुभती है। और हम बाहर रह के भी जितने भी जम्मू के लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ सबसे डोगरी में ही बात करूँ। मतलब मुझे इतना मज़ा आता है डोगरी में, इनको मतलब कितनी अच्छी प्रोवर्ब्स हैं मैंने लिखी हुई हैं, उस मतलब वो आप एक पूरा पेज लिखो और एक प्रोवर्ब बोलो, सारा कन्वे। हम बचपन में पढ़ा था 1 वर्ड एलिवेशन, तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, एक शब्द काफी है। हाँ, बस उम्मीद करेंगे मैडम जो चुभन आपके मन में है जी, वह सभी डोगरों के मन में भी हो, और हम अपने अस्तित्व को पहचानें भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, विरासत के माध्यम से इसे सहेजने का प्रयास करें और प्रचार और प्रसार भी दें। जी, आप एक्साइटेड स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी रंजना शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि हमें अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता है और हमें हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी जड़ें हैं। उम्मीद है कि यह बात दर्शकों तक ज़रूर पहुंचेगी। एक्साइटेड स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।